हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेसेस लॉ। और आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो कि लीगल मेथड में आपसे बहुत बार पूछा गया है, और वो है रेशियो डिसेंडेंडाई एंड ऑर्बिटर डिक्टा। अगर आपने देखा होगा तो आपका जो मेन टॉपिक है प्रेसिडेंट में ही ये टॉपिक आता है, रेशियो डिसेंडेंडाई एंड ऑर्बिटर डिक्टा। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फैक्चुअल तरीके से भी। कोई फैक्ट्स दे दिए किसी केस के और उसमें आपसे पूछा गया कि आप इसमें बताइए कि रेशियो पार्ट कौन सा है एंड ऑर्बिटर कौन सा है, तो आप ना सिर्फ उसमें रेशियो एंड ऑर्बिटर बताएंगे बल्कि रीजनिंग के साथ बताएंगे कि आप क्यों मानते हैं कि कौन सा पार्ट उसमें रेशियो है और कौन सा पार्ट ऑर्बिटर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। कोई भी जब भी जजमेंट आप पढ़ते हैं तो उसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि पहला फैक्ट्स होता है, फिर उसमें इश्यूज होते हैं, फिर तीसरा पार्ट उसमें रीजनिंग होता है, और फोर्थ पार्ट फाइनल डिसीजन होता है कि ए लायबल है या फिर जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है यही आपको बताएगा कि इस पूरे जजमेंट में रेशियो वाला पार्ट कौन सा है एंड ऑर्बिटर कौन सा। रेशियो डिसेंडेंडाई, जैसे कि नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये वो पार्ट है जो पूरा जो फाइनल डिसीजन है कोर्ट का, उसकी पीछे जो बेसिस है या रीजनिंग है वो क्या होगा, उसका रैशनल क्या होगा। जब भी आप कोई फैक्ट्स कोर्ट के सामने सबमिट करते हैं तो फैक्ट्स के साथ में उनको एविडेंसेस के साथ सपोर्ट करते हैं। कुछ केस लॉज होती हैं जिनको आप सजेस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं कि इस तरीके से आपके जो प्रेजेंट फैक्ट्स हैं उनको ये केस लॉज सपोर्ट करते हैं। अब सपोज करो इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए कोर्ट किसी जजमेंट पर पहुंचता है और पार्टी को लायबल ठहराता है, तो ऐसे केस में यही पार्ट होगा जो रेशियो कहलाएगा, जिसकी बाइंडिंग अथॉरिटी होगी, जिसकी अथॉरिटेटिव वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जो बेसिकली पूरे केस को डिसाइड करने के पीछे रीजनिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस पार्ट को उस जजमेंट से हटा दें तो पूरा केस ही पलट जाएगा। पार्टीज के जो स्टेटस है उस पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब आप ऑर्बिटर डिक्टम की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वो पार्ट है जो कि रीजनिंग नहीं है। वो रीजनिंग जरूरी नहीं कि वो रीजनिंग के की ही बात हो। वो हो सकता है कि कई बार कोर्ट जो है या कोई भी जजेस जो हैं बेंच में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने पासिंग रेफरेंस में कोई बात बोल दी हो कि वो क्या समझते हैं या क्या होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे उन्होंने अमर्त्य सेन की कोई बुक जो है उसका कोई एक स्टेटमेंट या कोई कोटेशन जो है वो साइट कर दी कि अमर्त्य सेन ने फलानी फलानी बुक में क्या कहा था। तो इस तरीके से अगर कोई बात कही गई है तो वो पार्ट जो है वो ऑर्बिटर बन जाएगा, ऑर्बिटर डिक्टा पार्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है, वो कोई उस केस के प्लीडिंग्स या फैक्ट्स पर या फिर एविडेंस पर या फिर जो भी सपोर्टिंग एविडेंसेस या केस लॉस है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप ये वाले पार्ट को रीजनिंग यानी कि ये पार्ट को हटा दें उस जजमेंट से, तब भी पार्टीज का जो अल्टीमेट उनका जो लायबिलिटी का स्टेटस है वो सेम ही रहेगा। यानी कि जो ऑर्बिटर डिक्टा वाला पार्ट है वो पर्सुएसिव वैल्यू का है, वो अथॉरिटेटिव वैल्यू का नहीं है। इसीलिए जो सब्सिक्वेंटली सिमिलर केसेस आते भी हैं जहां पे सिमिलर फैक्ट्स होते हैं, उन केसेस में जो ये ऑर्बिटर वाला पार्ट है वो पर्सुएसिव या फिर नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है कि आने वाले टाइम में जजेस चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे तो माने, चाहे तो उसको ना। जैसे कि अगर कोई एक केस है, जैसे हमने सबरीमाला टेम्पल का केस कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, जहां पे सबरीमाला टेम्पल में 15 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं की रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि जो वहां पे उनके डाइटी लॉर्ड अयप्पा थे, उनकी जो सेलिबेसी वाली जो कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए औरतों को जो मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल से डील करती हैं उनको अलाउड नहीं था कि वो उस टेम्पल में एंटर करें। इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। फाइनली
जब कोर्ट के सामने इस केस से रिलेटेड बाकी के जो भी फैक्ट्स थे, इश्यूज थे, एविडेंसेस थे, सपोर्टिंग केस लॉस थे, उसके बेसिस पे जो अल्टीमेट जिस निर्णय पे कोर्ट पहुंचा, वो जो रीजनिंग पार्ट था वो था इसका रेशियो डिसेंडेंडाई। इसी तरीके से अगर इस केस में सपोज करो कोर्ट ने एक कोटेशन बताई, जैसे कि जहां पे बोला कि द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन। तो ये जो कोटेशन है, क्या आपको लगता है कि इसी कोटेशन की वजह से पूरा जो केस है उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ है? द आंसर इज नो। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि अगर आप इसको हटा भी देंगे तब भी पार्टीज की लायबिलिटी का जो स्टेटस है वो सेम ही रहेगा। तो ये पर्सुएसिव वैल्यू का है, ये नॉन बाइंडिंग नेचर का है। तो ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है ऑबिटर डिक्टा। तो आई होप आपको इस वीडियो से रेशियो डिसेंडेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपसे डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप बीच में एक लाइन बनाकर एक टेबुलर फॉर्म में आप बता सकते हैं कि रेशियो क्या होता है और ऑबिटर क्या होता है, कौन सा बाइंडिंग होता है, कौन सा नॉन बाइंडिंग होता है, कौन सा अथॉरिटेटिव वैल्यू का होता है, कौन सा पर्सुएसिव वैल्यू का होता है, कौन सा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, कौन सा फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, कौन सा बाइंडिंग होता है, कौन सा नॉन बाइंडिंग होता है। तो और साथ में एग्जाम्पल जो भी केस साइट करेंगे, चाहे आप नवतेज सिंह जौहर का केस साइट करें, चाहे आप केशवानंदा भारती का केस साइट करें, चाहे जो मैंने अभी आपको बताया सबरीमाला टेम्पल का केस साइट करें, कोई सा भी केस साइट करें, उसमें ऑबिटर एंड रेशियो डिसेंडेंडाई को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपको फैक्चुअल तरीके से भी पूछा जा सकता है, जहां पे टेम्पल का नाम चेंज कर दिया, पूछा जाएगा कि बताओ रेशियो क्या है, ऑबिटर क्या है, एक्सप्लेन करो। 10 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, आपको बिल्कुल वैसे ही इसका आंसर देना होगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस लॉ।